नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो इससे पहले हम जान चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में, और वो 1600 में भारत आती है और 1765 में उसको दीवानी राइट्स यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार 1765 में मिलता है। और फिर इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता है और उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। और 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के में जो कुछ गलतियां कुछ खामियां रहती हैं उसको सुधार करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर उसके बाद यानी कि हर 20 साल बाद, जैसा कि हर 20 साल में एक चार्टर आता है, उसी क्रम में अगला चार्टर आता है 1833 में। फिर उसके बाद 1853 में आता है दूसरा चार्टर। तो ये आखिरी चार्टर था। इसके द्वारा अब कंपनी भारत पे शासन प्रक्रिया समाप्त कर रही थी और इसके बाद आ रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हुआ और सत्ता का डायरेक्ट केंद्र क्राउन के हाथों में चला गया। तो इसके पीछे क्या ये इतने आसानी से हुआ था? नहीं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह थे। 1857 का विद्रोह और उसके साथ साथ जो वेंजली की जो सहायक संधि थी या फिर गोद प्रथा का जो समाप्त कर दिया गया था डलहौजी द्वारा, तो इसके द्वारा झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर जैसे रियासतों को डायरेक्ट कंपनी के हिस्से में ले लिया गया था। इसके अलावा अगर देखें तो अवध के जो नवाब थे उनके साथ विश्वासघात किया गया था 1856 में। फिर बहादुर शाह जो मुग़ल सम्राट थे उनका एक अपमान किया गया और उनको लाल किले से निकाल दिया गया, उनका पेंशन बंद कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो दत्तक प्रथा भारत में काफ़ी पहले से प्रचलित थी उसको भी समाप्त कर दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। और इन सब के अलावा तो इन सब से जो एक लगभग हर राज्य में भारत के जो वहाँ के शासक थे उनके मन में एक विद्रोह उत्पन्न हो चुका था, क्योंकि लगभग सभी इससे प्रभावित हुए थे या फिर होने वाले थे। तो लोकल स्तर पे इसका काफ़ी विरोध हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और साथ ही साथ इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात अगर हम करें तो अंग्रेज़ों का अफ़गानिस्तान में एक जो वॉर लड़े थे वो जो 1841 और 1842 के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। तो जब अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों की हार हुई तो भारत में ये पता चला कि जो अभी तक एक भ्रांतियाँ थी कि ब्रिटिशर्स को हराना इम्पॉसिबल टास्क है, अब वो सबको पॉसिबल लगने लगा कि हाँ, ब्रिटिशर्स को एटलीस्ट हराया जा सकता है। अगर वो अफ़गानिस्तान में हार सकते तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? तो इसी सब को लेके काफ़ी विरोध होता है। इसके अलावा अगर हम सामाजिक कारण देखें तो किस तरीके से काले और गोरे का भेदभाव उत्पन्न हो चुका था अंग्रेज़ों द्वारा। और धार्मिक प्रभाव देखें तो ईसाई धर्म को मानने वाले जो थे उनको काफ़ी पदोन्नति मिलती थी और जल्दी जल्दी उनको अच्छे अच्छे पदों पे सम्मिलित किया जाता था। ऐसे बहुत से कारण थे जिसकी वजह से 1857 का क्रांति या फिर उसके पहले की जो क्रांतियाँ हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर दी थी। और ये सब अब कौन देख रहा था? ब्रिटेन का पार्लियामेंट देख रहा था कि कंपनी के शासन से लगभग भारत में सभी नाखुश थे, चाहे वो राजा महाराजा हों, चाहे वो नवाब हों, चाहे लोकल यानी कि प्रजा हो, सभी नाराज़ थे। तो इन सब की नाराज़गियों को दूर करने के लिए 1858 में जो ये शासन आया, इसका नाम ही दिया गया था भारत में अच्छे शासन के लिए ये नियम आएगा। तो ये आया और कुछ इसमें अच्छाई भी थी और कुछ खराबी। तो आप देखिए 1857 तक कहाँ हमारा ये मानना था कि हम भारत को आज़ाद करा लेंगे, और 1858 या फिर 1858 के बाद जो दूसरा आता है उसमें ये कहा जाता है कि भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा और उससे भारतीय खुश हो जाते हैं। तो किस तरीके से भारतीयों का माइंडसेट चेंज हो गया, कहाँ अभी वो 1857 में खुद की आज़ादी की बात कर रहे थे और कुछ ही सालों में यानी कि 1858 1861 आते आते सिर्फ वो इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि ब्रिटेन 1858 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसमें क्या क्या है। एक्चुअली अभी तक चार्टर आ रहा था, राजपत्र पे लिख के आ रहा था कि जाइए कंपनी जी आप राज करिए भारत पे, लेकिन अब पहली बार हुआ कि भारत पे शासन करने के लिए एक्ट आया है। तो ये पहली बार ऐसा था।
इसमें क्या था कि जो कंपनी था उसको अब रिप्लेस करके पूरी शक्ति क्राउन के हाथों में दे दिया गया था, कि यानी कि क्राउन अब भारत पे डायरेक्ट रूल करेगा। अब कोई ऐसा मीडिएटर नहीं रहेगा, कंपनी या फिर कोई और शक्ति बीच में मीडिएटर का काम नहीं करेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें तो एक और चीज़ हुआ, और वो है कि भारत सचिव के नए पद के एक सृजन हुआ, जिसमें टोटल 15 मेंबर थे। और यह एक प्रकार से अगर देखो तो यह सलाहकार समिति थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वयं भारत के सचिव थे। तो अगर ये पूछा जाता है कि ये किसके समय में आया, तो वहाँ पे ये लॉर्ड डरविन के समय में आया 1858 में। और अगर पूछा जाए कि जब पॉमस्टर, तो लॉर्ड पॉमस्टर के टाइम पे भारत में 1857 की क्रांति होती है, और लॉर्ड डबरी के समय में 1858 का ये एक्ट आता है, यानी कि ये दोनों प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सीधे रिप्लेस करके अब वायसराय हो जाता है, जो कि अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। वो भारत का एक गवर्नर था, लेकिन अब वो वायसराय यानी कि सीधे जो क्राउन है उसका नेतृत्व कर रहा है। क्राउन की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वायसराय आया। तो जो पहले वायसराय अगर देखें, चाहे वो आखिरी गवर्नर जनरल, तो ये दोनों लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ये कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। और बनते कब है? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को ये भारत के वायसराय बनते हैं। और इसके अलावा अगर देखें, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल, ये दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। इसकी जगह पे भारत सचिव पद, जो कि हमने पहले देखा कि भारत सचिव पद की स्थापना होती है। इसमें टोटल जो होते हैं, टोटल कितने? 15 मेंबर होते हैं। 15 में से 15 को 8+7 में बांट दिया जाता है। 8+7, ये 8 कौन थे? 8 वो थे जिसका चयन यानी कि अपॉइंट कौन करेगा? वो क्राउन करेंगे। और जो 7 थे, 7 बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी उसके ही 7 सदस्य होंगे। क्या ये आवश्यक था? हाँ, थोड़ा सा ये आवश्यक था, क्योंकि अभी ब्रिटेन पहली बार शासन करने भारत आ रहा है, उसको कुछ भारत के बारे में खास पता नहीं है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए, या फिर भारत में किस तरीके से शासन करना है, इन सब के लिए एक थोड़ा हेल्प बन सके, इसके लिए 7 लोगों को कंपनी से ही भी लिया गया। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो अब टोटल कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी के हाथों में चला गया था। महारानी अगर हम बात करें कुछ ही सालों बाद, यानी कि 1858 में, इसके अलावा अब हम बात करें तो कुछ ही सालों बाद यानी कि 1858 में आता है भारत शासन अधिनियम। उसके कुछ ही सालों बाद 58 के 3 ही साल बाद 1861 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861। तो परिषद में एक्चुअली 1861 में भारत परिषद अधिनियम आता है। फिर 1892 में जो आता है वो भी भारत परिषद अधिनियम होता है। और फिर उसके बाद 1909 में, यानी कि 3 बार जो आता है वो भारत परिषद अधिनियम है। उसके बाद 1919 और 1935 वो भारत शासन अधिनियम था। और इसके पहले जो आया था 1858 का, वो भी भारत शासन अधिनियम था। और इसके पहले, उससे पहले जो आ रहा था वो सारे चार्टर आ रहे थे। तो इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा, और इन सबको थोड़ा कुछ ये समझा गया कि भारत पे, चूंकि भारत पे शासन करना है और इसका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो इसके लिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग के परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। वो 3 भारतीय कौन थे? इनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के राजा, और तीसरे एक व्यक्ति थे जो थे सर दिनकर राव। तो ये 3 व्यक्ति थे जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इसके अलावा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, जबकि हमने इसके पहले पढ़ा था जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत शक्ति का केंद्रीकरण हुआ था। अब शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, यानी कि अब वो ये देखे कि भारत एक छोटा सा देश तो है नहीं, इस पे शासन करने के लिए, इस पे शासन सिर्फ जो
वायसराय हैं वो एक जगह बैठ के, या फिर भारत के जो सचिव बनाए गए हैं वो एक जगह बैठ के क्या पूरे भारत पे कंट्रोल कर सकते हैं? ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल था उस समय। आप समझिए, ये आज की बात नहीं, उस समय की बात हो रही है जब कम्युनिकेशन नहीं था, कोई टेलीफोन, किसी भी प्रकार का टेलीविज़न या फिर ऐसे कोई भी कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स नहीं थे जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जा सके। उस वक्त सिर्फ पत्राचार चलते थे। तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा था कि एक ही जगह बैठ के हर जगह को कंट्रोल करना। तो अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, मद्रास और बॉम्बे यानी कि बम्बई, मद्रास और बम्बई के जो प्रेसिडेंसी थी उन्हें पुनः विधायी शक्तियाँ मिल गई। और ये धीरे धीरे इसी क्रम में अगर आगे बढ़ा तो 1837 आते आते, सॉरी 1937 आते आते अब क्या हो गया, संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता सभी प्रांतों को मिल चुकी थी। ये जो शुरुआत हुई थी यहाँ 1861 के काउंसिल एक्ट से हुई थी, और 1937 आते आते भारत के लगभग समस्त जो प्रांत थे उनको अपने आंतरिक मसलों को सॉल्व करने के लिए या फिर छोटे मोटे फैसले करने के लिए उनको आंतरिक स्वायत्तता मिल चुकी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के 3 स्थानों पे, बंगाल और बंगाल, नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस था वहाँ पे, और पंजाब में 1862 में बंगाल, 1866 में यानी कि 4 साल बाद नॉर्थ वेस्ट जो सीमा का एरिया था वहाँ पे, और फिर 1897 में पंजाब में। इन 3 जगहों पे विधान परिषदों का गठन किया गया। और कैनिंग ने पहली बार क्या किया, विधायिका परिषद की स्थापना की, विभागीय परिषद। और इसके अलावा मंत्रिमंडल की स्थापना भी लॉर्ड कैनिंग ने ही पहली बार की थी। यानी कि अब क्या किया कि कुछ मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दे दिया गया। जैसे ये आज के समय में देखें, कोई कपड़ा मंत्रालय है किसी के पास गृह मंत्रालय है, किसी के पास सूचना मंत्रालय है, किसी के पास विदेश मंत्रालय है। उसी प्रकार से इसकी शुरुआत कैनिंग ने किया था भारत में, कि सबको एक एक मंत्रालय दे दिया और वो मंत्रालय में अपना काम करेंगे स्वतंत्र रूप से, और अपनी जो रिपोर्ट होगी वो कैनिंग को देंगे यानी कि वायसराय को देंगे, और वायसराय अपनी रिपोर्ट सीधे पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा अगर देखें तो जेम्स विलियन पहला बजट पेश किया, जो कि आज भी हर साल जो हमारे यहाँ पे बजट पेश होता है अप्रैल के सीज़न में, तो ये इसकी शुरुआत जेम्स विलियन ने किया। इसके अलावा उच्च न्यायालयों के लिए जो अधिनियम होता है वो भी इसी समय आया। इसके अलावा जो आज हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल अध्यादेश लाते हैं उसकी भी शुरुआत यहीं से होती है। तो ऐसे कुछ इसमें ऐसे प्रावधान थे जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि अध्यादेश लाने की शक्ति हमारे यहाँ राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को अभी भी है। इसके अलावा विधान परिषदों की जो स्थापना हुई, आज भी हमारे 6-7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। इसके अलावा हाँ, रूप थोड़ा सा परिवर्तित है लेकिन कार्य उसी प्रकार से कुछ कुछ है। इसके अलावा जैसे कि बजट पेश किया, तो बजट आज भी हर साल प्रस्तुत होता है हमारे यहाँ पे। उच्च न्यायालयों के लिए कुछ हुआ है। इसके अलावा जो एक और काम हुआ वो हुआ था आईपीसी, जो कि हम पहले पढ़े हैं कि तब बनना शुरू हुआ था मैकाले के समय में। अब 1860 आते आते इसे लागू किया। हम उस वक्त बता चुके थे 1860 में ही लागू होता है। तो वो अब धीरे धीरे से इंडियन पीनल कोड अब वो। तो आप सोचिए इसको कि जो 1857 में रिवोल्ट होता है भारत की आज़ादी के लिए, वो 1858 में आते आते सिर्फ एक करते हैं। धन्यवाद।